आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती पढ़ेंगे, जिसका 8वां पाठ चल रहा है। पाठ का नाम है नरई। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। आपका परिचय है। श्रीकांत जी का जन्म, डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी का जन्म 1938 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी की प्रमुख कृतियां हैं ये रहीम दर दर फिरें, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बागे बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनलाद। ये जो है उपाध्याय जी की प्रमुख कृतियां हैं, यानी जिसकी रचनाएं की हैं। इस गद्य में जो नरई गद्य है, जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक यात्रा वर्णन है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी रूप से इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। इसमें कि प्राकृतिक छटा का उन्होंने वर्णन किया है और जगह जगह पर वहाँ की स्थानों की विशेषताओं का भी इस यात्रा वर्णन में उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की है। तो चलो हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ को थोड़ा थोड़ा वाचन और उसका जो है उसके बारे में भी बताते चलेंगे। तो चलो पाठ का आरंभ हमारा होता है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। इस लाइन में कवि लेखक जी श्री उपाध्याय जी, श्रीकांत उपाध्याय जी कह रहे हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी, यानी ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का नाम है, जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उनके प्रारंभिक स्थान का नाम है, प्रारंभिक स्टेशन का नाम न्यू जलपाईगुड़ी है। कह रहे हैं कि जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है, ये ट्रेन जो है अलीपुर द्वार से दिल्ली और दिल्ली से अलीपुर द्वार चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस, यानी महानंदा एक्सप्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिससे वो यात्रा कर रहे थे। ये जो है उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा, यानी महानंदा जो है ये उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है और उसी नदी के नाम पर इस ट्रेन का नाम भी महानंदा एक्सप्रेस है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि महानंदा एक्सप्रेस उसका नाम क्यों पड़ा है। तो चूँकि उत्तर बंगाल में महानंदा नाम की एक महत्वपूर्ण नदी है और उसी नदी के नाम पर इस ट्रेन का नाम भी महानंदा एक्सप्रेस रखा गया है। आगे बता रहे हैं, हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। लेखक श्रीकांत उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, यानी न्यू जलपाईगुड़ी से वो इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जो कि ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्थान है, यानी पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे उपाध्याय जी, श्रीकांत उपाध्याय जी, और ट्रेन का नाम उन्होंने बताया महानंदा एक्सप्रेस। तो महानंदा एक्सप्रेस को कह रहे हैं कि जिसका कि आगमन आने का समय 1:45 बजे है, लेकिन यह ट्रेन अक्सर देर से आती है, यानी लेट लतीफ़ चलती है। इसके टाइम का कोई वो नहीं है कि ये टाइम पर ही आएगी, ये अक्सर हमेशा लगभग लेट ही आती है, बता रही हैं। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है, यानी दूसरी बड़ी ट्रेनों को ये रास्ता देती है, यानी इसको रोक करके रेलवे वाले दूसरी ट्रेनों को पास कर देते हैं और ये ट्रेन लेट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत बन गई है। जब ट्रेन रुक जाती है देर तक, तो प्लेटफार्म पर उतर करके इधर उधर घूमते फिरते हैं, यानी उनकी एक फितरत यानी आदत बन गई है।
क्योंकि वो अक्सर इसी ट्रेन से यात्रा करती हैं, ऐसा कह रहे हैं। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। अब आगे कह रहे हैं कि महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ी हो गई है। कहाँ है AC2 कोच, ढूंढते रह जाओगे। TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव, देश और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। इस पैराग्राफ में लेखक जी कह रहे हैं कि महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर के अब खड़ी हो गई है, लेकिन महानंदा की दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं कि ये ट्रेन की क्या विशेषता है। कह रहे हैं AC2 कोच, यानी उनका टिकट AC2 कोच में था, लेकिन ढूंढते रह जाओगे, यानी AC2 कोच कहीं दिख नहीं रहा है, कह रहे हैं ढूंढते रह जाओगे। तो इसके लिए TTE क्या कर रहा है, TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहा है। AC2 का टिकट तो लिए हैं, लेकिन ट्रेन में AC2 का जो है कोच दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी लगा ही नहीं है, उनके कहने का तात्पर्य है। AC2 के यात्रियों को भी AC3 में TTE बर्थ दे रहा है, उनको बैठा रहा है। तो वरिष्ठ नागरिक होने के कारण कह रहे हैं कि यानी ये वरिष्ठ नागरिक में आते हैं, यानी उस समय जब ये लिख रहे हैं यात्रा वर्णन, उस समय ये इनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। तो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे का बर्थ मिल गई, यानी इनकी उम्र को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकता का इन्हें फ़ायदा मिला। कह रहे हैं कि हमें नीचे का बर्थ मिल गया, यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी इनको बहुत बड़ी जो है इनको राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसा मिल गया, ऐसा कह रहे हैं कि हमको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए हो गई कि हमें नीचे का बर्थ मिल गया। और इस बर्थ के कारण उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, कह रहे हैं कि कांच की खिड़की के पार, अब नीचे हैं तो चूँकि कांच की खिड़की रहती है ट्रेन में, तो बाहर देख सकते हैं, वही कह रहे हैं कि कांच की खिड़की के पार मेरा गांव, देश, ट्रेन में बैठ करके चूँकि यात्रा करो तो सब कुछ दिखाई देता है, देश के बारे में, प्रकृति के बारे में। वही कह रहे हैं कि मेरा गांव, देश और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, गांव देश के जो चिन्ह हैं, प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, सब देखने का हमें मौका मिल गया। और मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा, यानी जो दृश्य हैं, जो गांव और देश के हमारे दृश्य हैं, उसको देखने वाला मैं अदद दृष्टा, यानी मैं एक जो है महत्वपूर्ण देखने वाला व्यक्ति हूँ, जिसमें कि मेरी हमेशा रुचि रहती है, प्राकृतिक दृश्यों को देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा कह रहे हैं। अगले पैराग्राफ को देखेंगे। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और अब केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हाकर ने अनानास के जो टुकड़े दिए थे वे लगभग कच्चे थे, छल कहाँ नहीं उपस्थित है। इस पैराग्राफ के माध्यम से कह रहे हैं लेखक जी श्रीकांत उपाध्याय जी की ट्रेन अब न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है, यानी ट्रेन का प्रस्थान हो चुका है और अब आगे का दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि वे खिड़की पर बैठे हुए हैं और दृश्य देख रहे हैं, तो उस दृश्यों का इस यात्रा में वर्णन करते हुए वो चल रहे हैं। अब केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही, यानी जैसे ही ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकली है तो अब उसे रास्ते में अनानास और केले की खेती में से गुजरना है। तो देख रहे हैं कि केले और अनानास की जो है उन्हें फसलें दिखाई दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। अब खेती के बीच से अब उन्हें केले और अनानास के जो पौधे हैं, खेती है, वो दृश्य देख रहे हैं। मनोरम दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। इसके केले और अनानास के जो पौधे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, जो अनानास की खेती है एकदम सुंदर स्वस्थ है, यानी जो है लहलहा रही है। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि यहाँ अनानास की खेती लहलहा रही है, अनानास बहुत खुद सुंदर यहाँ पैदा होता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म पर हाकर ने अनानास के जो टुकड़े दिए थे, यानी न्यू जलपाईगुड़ी में उन्होंने शायद अनानास खरीदा था, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अनानास के जो टुकड़े दिए थे जो हाकर ने, यानी जो लोग
वहाँ पे ट्रेनों में सामान बेचते हैं प्लेटफार्म वगैरह पे। तो वही कह रहे हैं कि उसने जो मुझे दिया था टुकड़ा वो लगभग कच्चा ही था। कह रहे हैं कि छल कहाँ नहीं, यानी छल हर जगह है। लोग पैसा अधिक कमाने के चक्कर में लोगों से छल करते हैं। वही कह रहे हैं कि अक्सर लोग छल से पैसा कमाना चाहते हैं। तो जहाँ इतनी अच्छी अनानास की खेती होती है वहाँ भी मुझे कच्चे अनानास मिले थे हाकर के द्वारा। अब आगे का वर्णन देखेंगे। किशनगंज आ रहा है बिहार का सीमांत स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। कच्चे पक्के घर झोपड़े, बाड़ी बाँस की कोठियाँ, आम कटहल केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत। कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबोया गया है जूट को गलाने के लिए। गलने पर ही रेशे उतरते हैं, रेशे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियाँ, बोरे बोरियाँ तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक श्रीकांत जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने जूट के बारे में वर्णन किया है। कह रहे हैं कि किशनगंज आ रहा है, ये बिहार का सीमांत स्टेशन है, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार इस स्टेशन से अलग होता है, सीमा पर स्थित है। बिहार का ये जो है बिहार की सीमा है। अभी यहाँ पर क्या दृश्य है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट की खेती भी बहुत अच्छी होती है, तो उस जूट का भी इसमें वर्णन किया है। कह रहे हैं कि किशनगंज जो कि बिहार का सीमांत स्टेशन है, बिहार की सीमा पर ये स्टेशन आता है। यहाँ पर बंगाल और बिहार की मिली जुली भाषा और संस्कृति है। चूँकि सीमा है इसलिए दोनों तरह की भाषाएं और संस्कृति यहाँ पे बिहार की और बंगाल की दोनों भाषा संस्कृति यहाँ पर मिलती है इसी किशनगंज में। और क्या कह रहे हैं कि अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। यहाँ पर नेपाली भाषा भी अदृश्य रूप में कहीं जो है छिपी हुई है, जो कि दिखाई बहुत कम देती है लेकिन है। यहाँ के घरों के बारे में कह रहे हैं कि कच्चे पक्के घर जो हैं, कुछ कच्चे हैं तो कुछ पक्के हैं। झोपड़े हैं कुछ तो, हाँ कच्चे पक्के घर झोपड़े, कुछ बाड़ी, इस तरह के घर हैं। कुछ कच्चे हैं तो कुछ पक्के, यानी घर हैं, झोपड़े हैं, बाड़ी है, सब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं। और यहाँ कह रहे हैं बाँस की कोठियाँ। बाँस जो होता है जिससे कि उपयोग में लाया जाता है, इससे बहुत सारा सामान लोग बनाते हैं। तो बाँस की कोठियाँ हैं, बाँस जो जहाँ पैदा होता है, जो पौधा होता है, एक साथ में बहुत सारा बाँस पैदा होता है तो उसको कोठी कहते हैं, बाँस की कोठी। तो यहाँ पे बहुत सारी बाँस की कोठियाँ दिख रही हैं। इसका उपयोग जो है गांव में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब शहरों में भी बहुत सारी चीज़ें बना करके बेचने के लिए लोग भेजते हैं। आम कटहल के केले, आम कटहल केले और क्या चीज़ यहाँ दिख रहे हैं, आम कटहल और केले के पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं सुपारी और नारियल, और कहीं कहीं पे सुपारी और नारियल की भी पौधे इन्हें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बीच धान और जूट के खेत, इस सब के बीच धान और जूट के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि कुछ पोखरों में जूट के बोझ, यानी जूट जो बड़ा हो गया है उसको काट करके बोझ बना करके, बोझ यानी बंडल बनाया जाता है, बड़े बड़े बंडल बनाए जाते हैं, उसको बोझ कहते हैं गांव की भाषा में। ये पूरे बुंदेलखंडी भाषा में बोझ इसको कहा गया है। बेहे गए हैं, बेहे गए हैं मतलब पानी के अंदर ये दबा दिए गए हैं। कैसे दबाए गए हैं, माटी पाथर में दाबकर बोझ को पानी में डुबोया गया है। इस जो है जूट के डंठलों को गट्ठर बना करके पानी में दबाया गया है। उसके ऊपर से गलने के लिए उसके मिट्टी और पत्थर रख करके पानी में दबा दिया गया है। क्यों कि ये जो है गल जाए, जो ऊपर का इसका पार्ट है उस जो है पानी में जब गल जाएगा इसमें से रेशे निकलेंगे। रेशे उतारने के लिए इसको पानी में गलने के लिए दबा दिया गया है। जो है एक आध हफ्ते लगता है तो ये गल जाता है, फिर उसको निकालते हैं
तो उसमें से रेसे जो खेती करने वाले लोग हैं निकालते हैं। तो ये रेसे के बारे में बता रहे हैं कि ये जो जूट हम सुनते हैं वो क्या है, ये रेसा ही है, रेसे ही तो जूट हैं। तो जूट जो हम उपयोग में लाते हैं, बोलते हैं जूट का ये सामान है, जूट का ये सामान है, वो जूट क्या है, वो जूट रेसा ही है। जूट का जो पौधा होता है उसका रेसा है, उसको स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो रेसे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेसे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जूट की मिलें भी हैं। कह रहे हैं कि ये सूखा, जब ये रेसे निकाल करके इसको सुखाया जाता है, फिर लच्छे और गोले बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और इसको जूट की मिलों में पहुंचाया जाता है। और वहाँ मिलों में टाटपट्टियाँ, बोरे बोरियाँ और न जाने कितने आकार प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। यानी जो राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं, ये तमाम चीज़ें, बोरे बोरियाँ, टाटपट्टियाँ, ये तो पूरे देश में जो है जाता है, आपको पता है। और बोरे बोरियों में सामान यानी अन्न के, जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, ये सारी चीज़ें बोरियों में भरे जाते हैं। तो वही बता रहे हैं आगे कि ये जो है राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं, यानी राष्ट्र की सेवा में ये लोग हाजिर हो जाते हैं। यानी जूट जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है। दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। जो आप अन्न के जो हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, ये जो है इसी जूट के बोरे में भर करके इसको जब इकट्ठा किया जाता है तो किसी दुर्भिक्ष की जैसा दिखता है। यानी बहुत ऊंचाई तक गोदामों में ये जमा किया जाता है, जो कि साल भर आप उपयोग करते हैं। तो ये गौरवशाली इससे महसूस होता है। जो है ये जूट कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। आगे कह रहे हैं, मेरे बचपन में गांव की गढ़ही के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। अब न सनई रही न गढ़ही रही। गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली, सन सुतली की रस्सियां स्मृति शेष हो गई। अब इस दो लाइन में लेखक जी श्रीकांत उपाध्याय जी अपने बारे में बता रहे हैं, यानी अपने गांव के बारे में। यानी उनका गांव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर भी जूट नहीं होता था। वहाँ पे जूट के जैसा ही एक पौधा होता था, अभी होता है, बहुत कम होता होगा। तो कह रहे हैं वही कि सनई जिसको कहते थे, वह भी जूट के जैसा ही होता था। तो गांव में गढ़ही के पानी में छोटे छोटे जो गड्ढे होते थे, उसमें बारिश में पानी जमा हो जाता था, तो उसको गढ़ही कहते थे। तो वही कह रहे हैं कि उसी गढ़ही में सनई बेही जाती थी, यानी सनई के पौधे को भी वहाँ पे जैसे जूट यहाँ दबाया गया है उसको दबाया जाता था, और उससे भी जब जो है वो उसका रेशा निकल जाता था, सड़ जाता था, तो रेशा आसानी से निकलता था। तो वही जो है रेशा निकाला जाता था। तो कह रहे हैं कि अब न सनई रही न गढ़ही रही। अब गांव में वैसी गढ़ही भी नहीं रह गई है, और ये सनई भी नहीं रह गई है, यानी सनई अब बोया नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली, और सन सुतली की रस्सियाँ तो स्मृति शेष रह गई हैं। यानी गांव में अब आबादी बढ़ गई है, पहले आबादी कम थी, अब गांव में आबादी भी बढ़ गई है, तो लोगों ने गढ़ही को ख़त्म कर दिया, कहीं घर बना लिए हैं, तो कहीं जो है गढ़ही में खेती कर रहे हैं। क्योंकि गांव की जो जनसंख्या है अब पहले की अपेक्षा बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो अब जो है सनई की खेती भी नहीं गांव में होती है। सन सुतली यानी जो सनई से जो रेशा निकलता था, उससे जो रस्सियाँ बनाई जाती थी, यानी उसको जो रेशा था उसको सन कहते थे, और उससे जो रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती थी उसको सुतली कहते थे। सुतली का उपयोग जो है चारपाई बुनने के लिए किया जाता था। गांव में जो चारपाई पे लोग सोते थे उसको इसी सुतली का उपयोग करके बनाते थे। तो काफ़ी समय तक वो बना रहता था, बड़ा मजबूत होता था। और भी कामों में बहुत सारी जगह इस रस्सी का उपयोग सनई का किया जाता था गांव में। वह जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो कि पीछे की घटनाओं को दर्शाने की कोशिश की गई है यहाँ पर लेखक के द्वारा। आगे कह रहे हैं, जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया। अब जो है परिस्थिति क्या उन्हें दिखाई दी, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है, पूरा पोखर कलुआ गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। साफ सुथरे पानी वाले पोखरे के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यानावस्थित लोग। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे,
कब बंसी की डोर मछली को खींचे। जो है आगे का वर्णन कर रहे हैं कि जूट के गलने से जिस स्थान पे, जिस तालाब में जूट को डाला गया है, बेहा गया है, उसका बता रहे हैं कि उसके गलने से उसका रंग पानी में उतर आता है, और पानी में उतरने से क्या पूरा पोखर कलुआ गया है। जो जिस पोखर में, जिस तालाब में वो डाला जाता है, वो पूरा का पूरा पानी कलुआ यानी काला रंग हो गया है, और जैसे विषैला यानी विष के जैसा उसमें विषैला भी हो गया है। तो कह रहे हैं कि मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे पानी में तो मछलियों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप जानते हैं मछलियाँ पानी में सांस भी लेती हैं और मछलियाँ पानी में ही रहती हैं, तो अब उनको वहाँ पे रहना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी एकदम गंदा हो गया है, विषैला हो गया है, यानी आप कह रहे हैं कि प्रदूषित हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं, यानी उनको जीने के लिए जो पानी ही नहीं स्वस्थ साफ सुथरा है, तो मरने के कगार पर हैं। वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं, यानी वो मर जाना चाहती है, मरने के कगार पर हैं। साफ सुथरे पानी वाले पोखरे के किनारे, अब यहाँ तो मच्छियों की यह हालत है, लेकिन दूसरे पोखरों के बारे में कह रहे हैं, दूसरे तालाब के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ का पानी साफ सुथरा है, वहाँ के पोखरे यानी वहाँ के तालाब के में लोग किनारे पानी में, ऐसे तालाबों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं। कुछ लोग जो है ऐसे तालाब के किनारे बंसी डालकर बैठे हैं, ध्यानावस्थित लोग, एकदम जैसे मुनि ध्यान में मग्न होता है, वैसे कुछ लोग ध्यान में बैठे हुए हैं बंसी डालकर। अब बंसी क्या होता है? मछली पकड़ने के लिए एक प्रकार का ये जो है हथियार होता है, कह सकते हैं इसको। बंसी यहाँ पे कहा गया है, कटिया भी कहीं कहीं कहते हैं गांव में। तो मछली को फंसाते हैं, कांटे के जैसा कुछ होता है, उसमें चारा लगा के डालते हैं पानी में, और वो मछली चारा खाने के लिए आती है, तो वो कटिया जो है उसके गले में फंस जाती है, और ऊपर रस्सी जो है वो उनको खिंची हुई दिखती है, तो फटाक से उसको मछली को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बंसी डाल करके बैठे हैं, और लोग एकदम ध्यानावस्थित यानी उस कटिया की तरफ, उस बंसी की तरफ एकदम ध्यान लगा कर देख रहे हैं कि कब मछली आएगी, कब उसको खींचेगी और कब वो बाहर निकालेंगे। तो कब मछली कटिए को डंठी झकझोरेगी, यानी जब वो चारा खाने लगेगी, तो वहाँ पे डंडी जो है वो कुछ उसमें झगड़ाहट होगी, हिलेगी, और देख लेंगे तो तुरंत उसको बाहर खींच लेंगे, मानी बंसी को की डोर को बाहर खींच लेंगे, और डोर के साथ मछली भी बाहर चली जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पानी साफ था, जैसे जो तालाब में पानी साफ सुथरा है, वहाँ लोग मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मछली कैसे पकड़ रहे हैं, ये पूरा वर्णन उन्होंने इसे पैराग्राफ में करने की कोशिश की है। अब ये लोग हैं कौन जो मछली पकड़ रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मछली पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है, जुताई, बुआई, रुपाई, निराई, तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली है, बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। महानंदाएं आती जाती रहें, न कुछ और दिखाई देता है, न कुछ और सुनाई देता है। दीन दुनिया से बेखबर। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक जी श्रीकांत जी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो मछली पकड़ने बैठे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 3 महीने से खेती का काम करते हैं। आप जानते हैं कि जब जून या जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने से शुरू हो जाता है, जून से पानी बरसता है, तो लोग खेती में लग जाते हैं। धान की फसल उगाने के लिए जुताई करना पड़ता है, बुआई, रुपाई, निराई, तब जाके जो है कहीं धान की फसल तैयार होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो 3 महीने तक जी तोड़ मेहनत की, इसलिए धान की खेती करने के लिए। यानी पहले पानी बरसा तो जुताई किया, फिर धान की बुआई की, रुपाई की, यानी धान का बीज जो है बोलते हैं कहीं, फिर उससे रुपाई करते हैं, फिर पौधे की निराई यानी वहाँ पे खरपतवार होता है तो उसको साफ करते हैं, तब जाकर के वो धान का पौधा लहराता है। तो कह रहे हैं कि तब कहीं जाकर के धान की हरितमा लहराती है, तब ये जो धान हम खेतों में लहरा रहे हैं वो
होते हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद आज तो धान लहरा रहा है, अब इनको थोड़ा फुर्सत हो गई है, अब उन्हें फुर्सत मिली है, इसलिए बंसी लेकर के पोखर के किनारे बैठना इनका शौक़ है। अब इनके पास थोड़ा टाइम है, तो इस तरह से बंसी लेकर के पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे बैठना इनका शौक़ है, यानी मछली पकड़ना इनका एक शौक़ भी है। तो उनका मछली से गहरा नाता है, मछलियों को वो लोग खाते भी होंगे, लेकिन मछली पकड़ना इनका एक जो है शौक़ है। तो इस तरह से ऐसे लोगों का मछली से एक तरह का नाता भी है। इस शौक़ में तन मन एकाग्र हो जाता है, और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए लोग एकदम अपने तन मन को एकाग्र कर देते हैं, एकाग्र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि यहाँ से उनके आसपास से तमाम महानंदाएँ आती जाती रहें, यानी महानंदा जैसी तमाम ट्रेनें आती जाती रहें, लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उनको अपने ध्यान में ही मग्न रहती हैं ये लोग। तो न कुछ और दिखाई देता है इन्हें, न और कुछ सुनाई देता है कि कहाँ ट्रेन आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दीन दुनिया से बेखबर, यानी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ ही चीज़ से इनको कुछ मतलब नहीं रहता है। इनका ध्यान तो केवल उसी बंसी पर रहता है, मछली पकड़ने पर रहता है। लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं रहता है।